सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं निहाल गुप्ता। जैसा कि आपके प्रोजेक्ट का जो मेन थीम है वो है आपका IEEE 39 बस सिस्टम पर आपको फॉल्ट को पहले जनरेट करना है, फिर उसके बाद उस फॉल्ट को डिटेक्ट करना है कि वो फॉल्ट कहाँ पर अकर हुई है। 39 बस सिस्टम, ये IEEE 39 बस सिस्टम जो है ये एक स्टैंडर्ड है। इसके थ्रू हमारी पावर को ट्रांसमिशन करना होता है। ठीक है, एक तो आपने 11 बस सिस्टम पढ़ा है, 9 बस सिस्टम पढ़ा हुआ है। अब ये 39 बस सिस्टम क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं, ये हमारी पीडीएफ है। इस पीडीएफ को मैं अटैच कर दूंगा, आप इसके सोर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो IEEE 39 बस सिस्टम एनालाइज्ड इन दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में क्या है, जो IEEE हमारा IEEE क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो ये एक संस्था है जो जितना भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी रिसर्च हो रही होती है, जो भी स्टैंडर्ड बनते हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स बनते हैं, उसको ये निर्धारित करता है। समय समय पर इसकी कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं और इसके स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं कि क्या रखने हैं। जैसे कि ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड है, वाईफाई का स्टैंडर्ड है, सभी कम्युनिकेशन की बैंडविड्थ का स्टैंडर्ड है, सभी कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स का स्टैंडर्ड है, किस तरीके से हमें डेटा बाइट सेंड करनी है। अगर यहाँ पे ये तो हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन की बात। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो कंप्यूटर के मध्य जो आपका डेटा ट्रांसफर होगा वो किस स्टैंडर्ड पे होगा, उसका फ्रेम रेट क्या होगा, फ्रेम कैसे पैकेज होंगे, इनकैप्सुलेट कैसे होंगे। और अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बिजली कितने पर ऑपरेट होगी। बिजली का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, आपकी पावर जो आपको रिसीव हो रही है घरों में, वो इलेक्ट्रिसिटी आपको किस फेज में, कितनी फ्रीक्वेंसी पे, किस फेज में, कितनी फ्रीक्वेंसी पे, किस रूप में आपको प्राप्त होगी, ये IEEE सिस्टम बताता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ भारत देश में, इंडिया में 240 वोल्ट, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की बिजली मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। यहीं पर अमेरिका में 140 वोल्ट या 150 वोल्ट में 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलती है। इस तरीके की पावर सिस्टम मिलती है। तो दोनों के इक्विपमेंट भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मेन उद्देश्य है IEEE 39 बस सिस्टम जो है उसको एनालाइज करेंगे। ये बस सिस्टम है क्या। 11 बस सिस्टम में 11 बसेस का यूज होता है, या उसमें 11 बसेस ही होती हैं। ठीक है, उसको एक तरीके से हम उसका एक लिमिटेशन मान सकते हैं। यहाँ पर 39 बस सिस्टम का मतलब है यहाँ पे 39 बसेस होंगी। बसेस का मतलब क्या है, जैसा कि हम लोग माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर, काओ कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी सब्जेक्ट्स में पढ़ चुके हैं। बसेस का मतलब होता है जैसे कि डेटा बस, एड्रेस बस, या किसी और टाइप के लिए यूज होने वाली बसेस, जैसे कि डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, या डायरेक्ट रजिस्टर बसेस होती हैं जो रजिस्टर में डेटा को इनपुट करती हैं और वो एक्यूमुलेटर में सेव होता है। वैसे ही यहाँ पर बसेस का काम, ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बिट और बाइट्स को सेव करने के लिए बसेस का यूज होता है, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में यूज होता है। लेकिन यही अगर हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई या इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन या इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन और उसके मध्य जो ट्रांसमिशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बीच जो बसेस होती हैं, वहाँ पर इनका मतलब है वो एक बस जिसमें जिसके पूरे लेंथ पर एक तरीके की वोल्टेज, एक तरीके का फेज या एक तरीके की ही इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टीज रहती हैं। उस पर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है वो एक ही प्रॉपर्टी की रहती है। तो इस पेपर में लिखा हुआ है द IEEE 39 बस सिस्टम एनालाइज्ड इन दिस रिपोर्ट। एनालाइज किया गया है इस रिपोर्ट में, इज कॉमनली नोन एज द 10 मशीन न्यू इंग्लैंड, द 10 मशीन न्यू इंग्लैंड पावर सिस्टम। ठीक है, तो ये इसको हम कॉमनली नोन एज, इंग्लैंड में अगर हम जाएं तो वहाँ पे अगर हमें 39 बस सिस्टम पर रिसर्च करना है या प्रोजेक्ट करना है या उसको एनालिसिस करना है या उसके फॉल्ट को डिटेक्ट करना है या उसके स्टेबिलिटी को हमें मेजर करना है, मॉनिटर करना है, तो वहाँ पे द 10 मशीन न्यू इंग्लैंड पावर सिस्टम के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, ये आपका जो मॉनिटरिंग का तरीका है, या ये जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, इनको 10 मशीन न्यू इंग्लैंड पावर सिस्टम कहते हैं। दिस सिस्टम्स पैरामीटर आर स्पेसिफाइड इन ए पेपर। ठीक है, तो ये एक रिसर्चर स्कॉलर साहब हैं, इन्होंने इस सिस्टम के पैरामीटर्स को स्पेसिफाई किया इस पेपर में, एंड आर पब्लिश्ड इन ए बुक टाइटल्ड एनर्जी फंक्शंस एनालिसिस फॉर पावर सिस्टम इन स्टेबिलिटी। एनर्जी फंक्शन एनालिसिस। ठीक है, देखिए कोई भी कार्य हो रहा है पृथ्वी पर,
ठीक है, हवा बह रही है, एक पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, तो उसका एक फंक्शन होता है। फंक्शन का मतलब एक कार्य पद्धति होती है, हिंदी में अगर समझें। फंक्शन जैसे कि हम किसी भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हम मैथ में सबसे पहले 10th में पढ़ते थे मैपिंग। एक F1 से एक F2 को मैच करने के लिए फंक्शन यूज होता है, मतलब एक x क्राइटेरिया, x के वेरिएबल है, ऐसे करके हम लोग मैथ में शुरुआत में पढ़ते थे। एक यहाँ पे a क्राइटेरिया है, a के वेरिएबल है, एक यहाँ पे b के वेरिएबल है, ठीक है। और इनके मध्य ये फंक्शन f से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि a में कुछ वैल्यूज हैं और b में कुछ वैल्यूज हैं, और ये जो a की वैल्यूज हैं इस पर कुछ प्रोसेस लगता है तो ये b की वैल्यूज प्राप्त होती हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस लगता है उस पर b की वैल्यू जो प्राप्त होती है, इसके मध्य का जो प्रोसेस है वो क्या है, वो फंक्शन है f, ठीक है। उसे f से डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद ये हमने मैपिंग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमें जानने को मिलता है कि f इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, है ना। तो ये भी एक फंक्शन है, मतलब ये जो x की वैल्यूज हैं और जो y की वैल्यूज हैं वो मिलकर f को बना रही हैं, है ना। तो इस तरीके से फंक्शन डिसाइड होते हैं, और फंक्शन कई प्रकार के हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकती हैं, या सिंगल इक्वेशन, सिंगुलर इक्वेशंस हो सकती हैं, या है ना, कई तरीके की इक्वेशंस हो सकती हैं, उसमें कई तरीके के पैरामीटर्स ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है एनर्जी फंक्शन की। एनर्जी फंक्शन एनालिसिस मतलब जो भी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक पावर सिस्टम है, पावर जनरेशन है, यहाँ पे मध्य में एक ट्रांसफार्मर लगा है, उसके बाद इसको अप ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी को अप किया जाता है, उसके बाद पावर को ट्रांसमिशन किया जाता है, फिर उसके बाद डाउन किया जाता है, फिर वो आपके सिटी में प्रोवाइड की जाती है, सिटी से जाके वो आपके घरों में आती है ना। तो ये एक पूरा फंक्शन है। इसमें कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी का लॉस भी होता है, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी अप हो जाती है, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी के तार जुड़कर इलेक्ट्रिसिटी एम्पलीफाई हो जाती है। तो इनके मध्य जो भी पैरामीटर्स के थ्रू, जो भी मेजरमेंट के थ्रू उस इलेक्ट्रिसिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, है ना, चाहे वो फॉल्ट के थ्रू हो, चाहे वो दो तारों के मिलने के थ्रू बिजली का एम्पलीफाई होना है, या कहीं पर किसी अन्य जनरेशन के थ्रू इसमें बिजली को फेड किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ तो जनरेट हो रही है बिजली, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर एक हमारा सोलर ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है, और वो कितना है, वो 5 मेगावाट का है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी 100 मेगावाट की बिजली जो है प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ये जो 5 मेगावाट का सोलर ग्रिड लगा हुआ है बीच में, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे बिजली फेड होगी इस सब स्टेशन पे। तो इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे बिजली x मिल रही थी, तो यहाँ पे शायद 2x हो जाए, है ना, या फिर x प्लस x/2 हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ बिजली यहाँ पर ऐड होगी। तो इस फंक्शन a और b के मध्य, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट a और b के मध्य बिजली में कुछ चेंजेस आएंगे, चाहे वो उसमें अपग्रेडेशन हो, चाहे उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो, चाहे उसके मैग्नीट्यूड में चेंजेस हो, और वो कई पैरामीटर्स पर निर्धारित करेंगे। तो यही है हमारा एनर्जी फंक्शन एनालिसिस। जो हमारी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है ए से बी पॉइंट में, उस पर उस पर जो भी एनर्जी हमारी ट्रांसफर हो रही है उस पर एक फंक्शन कार्य करेगा, उस पर एक कार्य पद्धति, फंक्शन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कार्य पद्धति, जो उसका हम एनालिसिस करेंगे पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में। मतलब हम इस सिस्टम की, पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। स्टेबिलिटी को चेक कैसे करना है, पहले तो हम उसकी मॉडल को मैटलैब में डिजाइन करेंगे। मैटलैब क्या है हमारा, मैट्रिक्स लैबोरेटरी, मतलब इसमें जो भी प्रोसेस होता है वो मैट्रिक्स लेवल पर होता है, मतलब मैट्रिसेस में वेरिएबल सेव होते हैं और वो आपस में कई सारे मैथ्स के जो हमारे प्रॉपर्टीज हैं, जो उनके द्वारा प्रोसेस करके उसमें रिजल्ट आता है, ठीक है। तो मैटलैब क्या हो गया हमारा, मैट्रिक्स लेबोरेटरी। और ये सभी लोग, सभी इंजीनियरिंग के छात्र जो भी एनालिसिस करते हैं, जो भी अपना प्रोजेक्ट करते हैं, वो मैटलैब को जानते हैं कि इसमें सभी प्रकार के टूल्स होते हैं। जैसे कि आपका कम्युनिकेशन का टूल है, सिमस्केप है, एम्बेडेड सिस्टम का टूल है, आप इसमें ऑर्डिनो अटैच कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी ग्राफ ले सकते हैं, इसमें फिंगरप्रिंट स्कैन के लिए प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, और मेन इसमें पावर सिस्टम या पावर सिस्टम की मॉनिटरिंग या पावर सिस्टम की एनालिसिस, इसका कार्य किया जाता है। अगला जाते हैं, ए डायग्राम ऑफ द सिस्टम इज शोन इन फिगर 1, ठीक है। फिगर 1 में डायग्राम शो हुआ है किस चीज का, हमारे 39 बस सिस्टम का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे 39 बस सिस्टम। इसको हम देखें तो सबसे पहले तो आप देखिए ये जी, तो यहाँ पर जी का मतलब क्या है, जी का मतलब है यहाँ पे जनरेशन या जनरेटर।
ठीक है। तो जी जितने भी ये सोर्स हैं ये आपकी पावर को जनरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जनरेटर हो गया G1, फिर उसके बाद है यहाँ पे G2, G3, G4, G5, J6, G7, G8, G9 और G10। मतलब कि इस सिस्टम में, इस 39 बस सिस्टम में 10 जो है जनरेशन यूनिट हैं जो कि आपकी पावर को जनरेट कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें इसीलिए लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है द 10 मशीन न्यू इंग्लैंड पावर सिस्टम। मतलब कि अगर हम इस मॉडल के एनालिसिस करते हैं, इस 39 बस सिस्टम की एनालिसिस करते हैं जो कि IEEE बेस्ड है, तो इसमें 10 मशीन है। 10 मशीन मतलब 10 पावर जनरेशन मशीन है। अच्छा, वो पावर जनरेशन मशीन कौन कौन सी हो सकती हैं? मान लीजिए G1 जो है आपकी हाइडल बेस है। हाइडल बेस मतलब कि यहाँ पे आपका पानी के द्वारा जो डैम बनाकर, चेक डैम बनाकर टरबाइन को घुमाकर जनरेशन होता है, वो है। फिर G2 में क्या है? मान लीजिए एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर में यूरेनियम का विखंडन करके आपकी पावर जनरेशन हो रही है, न्यूक्लियर का फिजन रिएक्शन हो रहा है। G3 में हम देख लेते हैं सोलर का एक 10 मेगावाट का प्लांट है। फिर G5 में क्या है? G5 में आपका विंड है, विंड टरबाइन लगी हुई हैं। G10 में अगर यहाँ पे हम देख लें तो मान लीजिए कोई बायोगैस पद्धति से पावर का जनरेशन हो रहा है ना। फिर G8 में देख लें तो कोई एक छोटा हाइडल प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद G6 में देख लें तो यहाँ पे मान लीजिए आपका कोल पद्धति से थर्मल पावर है, मतलब कि जैसे हमारा इंडिया में NTPC है। फिर उसके बाद G6 में देख लें तो यहाँ पे आपकी गैस से पावर जनरेशन हो रही है। फिर G7 में देख लें तो आपका यहाँ पे विंड हो गया, है ना। फिर उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे G7 जो है समुद्र के किनारे है, तो ओशियनिक वेव्स से कुछ पावर जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे हम अलग अलग पावर सोर्सेस को ले रहे हैं ताकि हमारे दिमाग में ये ध्यान रहे कि पावर सोर्सेस कई प्रकार के हो सकते हैं। केवल हाइडल और केवल कोल से बिजली जनरेट नहीं होती, बहुत सोर्सेस से बिजली को जनरेट किया जा सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन के फ्यूजन से, हाइड्रोजन के बर्निंग से भी पावर को जनरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में, इस IEEE 39 बस सिस्टम में बेसिकली 10 पावर सोर्सेस दिखाए गए हैं। ठीक है, तो आपने ये देख लिया 10 पावर सिस्टम्स हैं, 10 पावर जनरेशन सोर्सेज हैं जिन्हें हम जनरेटर कह सकते हैं या जनरेशन पॉइंट कह सकते हैं। अब जैसा कि आप सारे जनरेशन पॉइंट समझ चुके हैं, तो ये 10 स्टैंडर्ड की जनरेशन सिस्टम IEEE 39 में यूज़ होता है। मतलब यहाँ पे 10 जनरेटर हम लेते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं ये इस तरीके की कुछ लाइन है, इसमें 30, 25, 2, 1, ये क्या है? ये सारी हमारी बसेस हैं। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? यहाँ पे देखिए, सबसे पहला 1 बस हो गई। 1 बस का मतलब क्या है? ये जो बस है, देखिए यहाँ पे वोल्टेज रहेगा कुछ, है ना, लेकिन जो इस बस में पूरा सिस्टम में वोल्टेज रहेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी के फीचर्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, है ना। किसी बस में, अगर किसी बस की बात हो रही है तो उसमें पूरे में किसी इलेक्ट्रिसिटी के फीचर सेम रहेंगे, उसकी साइनसोइडल वेव सेम रहेगी, फेज सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और जितने भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की, वो सेम रहेंगी एक बस में। तो यहाँ पे पहली बस हो गई है। दूसरी बस अगर हम देखें तो ये दूसरी बस है सिस्टम में हमारे पास। ठीक है, अब इस दूसरी बस में कहाँ कहाँ से पावर सोर्स आ रहा है? एक तो हमारा G8 से जो पावर जनरेट हुई है वो पहले 25 बस में जाके इसको इससे कनेक्टिव कर दिया गया है। फिर G10 में जो 30 बस थी उसकी कनेक्टिविटी बस 2 से कर दी गई है ना। तो ऐसा होता है कि सभी बसेस को आपस में इंटरकनेक्ट इसलिए किया जाता है तो ताकि अगर एक में फॉल्ट जनरेट हो या एक की अगर कनेक्टिविटी टूट जाती है तो उस पावर को दूसरे बस की कनेक्टिविटी से कहीं और ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिससे कि सिस्टम हमारा और स्टेबल हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर ऐसा हो कि सिंगल जनरेशन पॉइंट से, मान लीजिए हमारे पास जनरेशन पॉइंट G है और यहाँ पे हमारे पास कंजम्पशन पॉइंट C है, अगर इसके बीच में सिंगल ट्रांसमिशन लाइन होगी और ये मान लीजिए किसी घटनावश, किसी एक्सीडेंट के कारण ये टूट जाती है, तो जनरेशन पॉइंट पर और कंजम्पशन पॉइंट के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, जिससे जनरेशन पॉइंट जो है वो तो अपनी एनर्जी जनरेट करता रहेगा, जिससे कि उस पर बहुत बड़ा कोलैप्स हो सकता है, इफेक्ट आ सकता है और वो पूरा बस्ट हो सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जितनी भी बसेस होती हैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं ताकि एक बस के टूटने पर ये दूसरी बस से कनेक्टिविटी उसे मिल जाए। तो यहाँ पे 1 और 2 बस के बीच में कनेक्टिविटी है, फिर उसके बाद 25 बस और 2 के बीच में कनेक्टिविटी है। ठीक है,
फिर उसके बाद ये तीसरी बस है जो कि 18th बस से कनेक्टेड है, और 25 बस जो 2 बस से आई है लाइन उससे कनेक्टेड है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 बस है, 5 है, 6 है, 7 है। अच्छा, एक बात अगर हम ध्यान दें तो ये जो कनेक्टिविटी है, ये सेम हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। अलग अलग सिस्टम, अलग अलग जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पर निर्भर करता है। मतलब आपकी ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है कि वो 39 बस सिस्टम को हमें कैसे डिज़ाइन करना है। मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में जो बिजली है वो वेस्ट बंगाल के किसी सोर्स से आ रही है, ठीक है, तो ये भारत देश हमारा ऐसा हुआ। यहाँ पे हमें बिजली अरुणाचल प्रदेश में पहुंचानी है, तो उसका सोर्स मान लीजिए झारखंड के किसी प्लांट से एनटीपीसी से आ रहा है, तो ये बिजली जो है ऐसे करके पावर जनरेट जाएगी, है ना। तो इसका सिस्टम की कनेक्टिविटी कुछ और हो सकती है। वहीं पर अगर हम दिल्ली में बिजली के सोर्स की बात करें तो इसकी पावर जनरेशन मान लीजिए कहीं मध्य प्रदेश से भी आ रही है, कहीं उत्तर प्रदेश की नरोदा प्लांट से भी आ रही है, कहीं पंजाब के प्लांट से भी आ रही है, कहीं राजस्थान के प्लांट से आ रही है। तो इसका जो सोर्स है वो कुछ स्टार में कनेक्टेड रहेगा और ये आपस में भी कनेक्टेड रहेंगे। तो इसका जो 39 बस सिस्टम होगा वो कुछ और होगा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और इनमें जो पावर कंजम्पशन पहुंचेगा इसका कुछ आर्किटेक्चर बिजली का और होगा, ठीक है। तो 39 बस सिस्टम में ये सेम मॉडल नहीं हो सकता है। मॉडल में जो बसेस हैं उनकी कनेक्टिविटी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो 39 बस सिस्टम है वो एक स्टैंडर्ड है कि अगर हम किसी मॉडल ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस कर रहे हैं, तो अगर हम 11 बस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर हम 9 बस सिस्टम का यूज़ नहीं कर रहे हैं और हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ज़्यादा बसेस का यूज़ करना है, तो हम 32, 33, 35 का यूज़ ना करके हम सीधे 39 बस सिस्टम का यूज़ करेंगे, ताकि हम एनालिसिस करें और जो एनालिसिस हो वो पूरे वर्ल्ड में सेम रहे, ठीक है। तो हमारे पास कितने स्टैंडर्ड है? 9 बस सिस्टम है, 11 बस सिस्टम है और 39 बस सिस्टम है। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 बस है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है। इसी तरीके से कितनी है? ये 36 हो गई, है ना, 38 हो गई, 29 है, तो 35 है। मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं जितनी भी बसेस हैं हमारी, ये मैक्सिमम कितनी है? 39 बस, ठीक है। तो टोटल इसमें बसेस कितनी है? 39 है, ठीक है। इसमें ये आपकी जो ब्रॉड वाली है लाइन वो भी बसेस में ही काउंट हो रही हैं, और जो ये पतली वाली लाइन है 30, है ना, ये भी बसेस में ही काउंट हो रही हैं। ये भी जो है वो बस में ही काउंट हो रही है। बस का मतलब सिस्टम यहाँ पे क्या है? बस का मतलब है ये 3-4 इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, जिसमें एक में साइन वेव, एक में जो है फेज ए होता है। मान लीजिए हमारे पास 3 फेज हैं, ए बी सी, या हम पी क्यू वाई ले सकते हैं, या कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड ले सकते हैं। इसमें अगर 3 फेज हैं, एक्स वाई जेड, और तीसरी न्यूट्रल लाइन है, तो ये 4 लाइंस को, 4 केबल्स को मिलाकर एक बस बनेगी, और इसी से ही इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 फेज होंगे और एक न्यूट्रल लाइन होगी। अगर फेज में कोई भी दिक्कत आती है तो हम उस इलेक्ट्रिसिटी को ग्राउंड में ना डाल के उस न्यूट्रल पे डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पावर का ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पर हमने देखी 39 बसेस कैसे आपस में इंटरकनेक्ट हैं। तो इसमें 2 मेन सोर्सेज हैं, एक तो आपस की इंटरकनेक्टिविटी प्लस बस, और तीसरा है हमारा मेन जनरेशन पॉइंट, जो कि हम आगे डिस्कस कर चुके हैं कि जनरेशन पॉइंट कई तरीके के हो सकते हैं। न्यूक्लियर हो सकता है, हाइडल हो सकता है, विंड एनर्जी हो सकता है, सोलर हो सकता है, ओशियनिक वेव्स से जनरेशन हो सकता है, बायोमास से हो सकता है, और भी कई अन्य रिसोर्सेज से बिजली को जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो एरो देख रहे हैं आप, ये ग्राउंड प्रोवाइड किया गया है। ग्राउंड का मतलब है कि अगर कहीं पर फॉल्ट होता है और बिजली को आगे ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है, तो हम उसको रिले के थ्रू अटैच करके उस बिजली को ग्राउंड में डाल सकते हैं, ठीक है, जिससे कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्षति, डैमेज ना पहुंचे। तो ये जो आप एरो ऐसे देख रहे हैं, ये ग्राउंड है। तो जहां जहां पर भी अगर फॉल्ट होता है या किसी बस पर उसकी लोड कैपेसिटी से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम ग्राउंड में डाल देते हैं। और ग्राउंड बनाने का मेथड अलग होता है, आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो 10 फीट या 50 फीट का गड्ढा खोद कर उसमें कार्बन की रॉड डालकर, उसके आसपास कोयला भर के, उसमें पानी भर के, एक एल्युमिनियम और कॉपर की रॉड डाल के ऐसे ग्राउंड बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 39 बस सिस्टम। हमने पढ़ लिया जनरेशन
पावर जो है जनरेट कितने टाइप की हो सकती हैं, और यहाँ पर हमारा बेसिकली 10 जो है जनरेशन को हम लेंगे जब हम मैटलैब सॉफ्टवेयर में इस सिस्टम का एनालिसिस करेंगे, इसके फैक्टर्स को देखेंगे, इसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे, इसके साइन वेव और इसके जो तीनों फेज हैं ग्राउंड के साथ, उनमें अगर कोई फॉल्ट अकर होती है तो उस फॉल्ट को कैसे डिटेक्ट करना है, इन सभी चीज़ों को हम इसी स्टैंडर्ड पे करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने जाना कि IEEE 39 बस कैसे होती है, उस बस में कितने जनरेशन हो सकते हैं, जनरेशन पॉइंट हो सकते हैं, वो आपस में इंटरकनेक्ट क्यों होती है। तो इस लेक्चर को इतने रखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।